हेलो बच्चों, कल मैंने आपको तत्पुरुष समास के व्याधिकरण भेद के बारे में आपको बताया था। आज उनको विस्तृत रूप से मैं बताना चाहूँगी। देखिए, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष में क्या होता है? श्रित अतीत पतीत गत प्रापत आपनो। ये शब्द एक ऐसे हैं बच्चों जो द्वितीय विभक्ति को डिफाइन करते हैं। श्रित अतीत पतित गत प्राप्त आपन, ये शब्द दूसरे पद में आए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष होता है। अर्थात श्रित अतीत पतित गत और प्राप्त आपन, अगर ये शब्द तुम्हें किसी भी शब्द में मिलते हैं तो वहाँ ये समझ लेना कि द्वितीय विभक्ति होती है। मैंने उदाहरण यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि कृष्ण श्रित और दुखातीत। यहाँ पे श्रित आया हुआ है, यहाँ पे अतीत आया हुआ है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। ये हमारे समस्त पद हैं, ये हमारे जो है समास विग्रह है। कृष्ण श्रित है, दुखम आतीत है, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति में कौन कौन से शब्द हैं? पूर्व सदृश्य, सम विकल उन कलह, निपुण कुशलम और मिश्र शलक्षणम इत्यादि। ये शब्द अगर तुम्हें कहीं पर भी समास करते वक्त दिखाई दें तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पर मास पूर्व, एको उनम, एको एकेन उनम और मासेन पूर्व का है मासेन पूर्व है। अर्थात यहाँ पर देखो पूर्व शब्द आया हुआ है, यहाँ पे पूर्व शब्द आया हुआ है, यहाँ ऊनम है, यहाँ पर ऊनम है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये तृतीय विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं? बलि हित अर्थ सुख रक्षित आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन कौन से हैं? बलि हित अर्थ सुख और रक्षित। इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे गो सुखम, भूत बलि, गो सुखम और भूत बलि। हम समास विग्रह करेंगे गो भय सुखम और भूत बलि का करेंगे भूत भय बलि। ये हमारी चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। पंचमी विभक्ति के अंतर्गत देखो, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत बच्चों भयवाचक शब्द जैसे कि भयम, अपेत, मुक्त, पतित, भ्रष्ट आदि शब्द आए वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सिंह भीति, यहाँ भीति का अर्थ भय से है बेटा, सिंघात भीति। संकट मुक्त है, संकटात मुक्त है, ये इसमें पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, जहाँ संबंध दर्शाया जाए। क्या दर्शाया जाए? संबंध। अर्थात दो पदों के बीच में संबंध दिखाई पड़े वहाँ षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष होता है। ये जो षष्ठी तत्पुरुष विभक्ति है, वैसे एक बात बता देती हूँ बच्चों कि षष्ठी विभक्ति को कारक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें संबंध दिखाया जाता है। तो जहाँ संबंध, दो लोगों के बीच में जहाँ पर संबंध दिखाया जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष होता है। जैसे राज पुरुष है, राज्य है पुरुष, यहाँ पर संबंध बता दिया गया है कि पुरुष किसका है? राजा का, अर्थात राज्य पुरुष है। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? सौंडे, धूर्त, प्रवीण, निपुण आदि, कुशलम आदि भी। अगर इन शब्दों के साथ अगर कोई भी शब्द है, कोई भी समास है तो सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष होगा। जैसे कर्म प्रवीण है, क्या है? कर्म प्रवीण है, कर्मणि प्रवीण है, कार्ये कुशलम, कार्ये कुशल है समास। अर्थात इसमें सप्तमी विभक्ति समास हो गया है। आगे चलकर हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। देखो कैसे। कर्मधारय समास, ये भी बेटा तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय समास क्या है? कि ये है समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा आता है? समानाधिकरण के अंतर्गत। जब तत्पुरुष विभक्ति
जब तत्पुरुष विभक्ति समान रूप से दोनों पद में रहे, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी। कार्य और क्या कैसे डिफाइन किया गया है इसको, कर्म धारयति इति कर्म धार्य, अर्थात कर्म को धारण करने वाला इति कार्य, ये कर्मधारय समास होता है। अर्थात जिस समस्त पद में किसी कर्म, कर्म नहीं बेटा कर्म, किसी कर्म विशेषता या गुण को धारण किया जाता है वह कर्मधारय समास होता है। इसमें एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद होता है विशेष्य। अब विशेषण और विशेष्य कैसे पता चलेगा ये मैंने आगे बताया गया है। देखो जैसे कृष्ण है सर्प है, पीताम्बरम सुपुरुष है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसमें मैंने नोट में भी बताया गया है कि देखो विशेषण, जो विशेषता बताई जा रही है, जो विशेषता, विशेष्य कौन सा होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अर्थात हम इस उदाहरण को लेंगे, देखो सुपुरुष है, सुपुरुष है, सुंदर है, पुरुष है, अर्थात सुंदर इसकी विशेषता होगी और विशेष्य क्या हो गया, पुरुष, विशेष्य क्या हो गया, पुरुष। तो इसका मतलब विशेषण क्या है, सुंदर, और पुरुष क्या हो गया, विशेष्य। तो इसमें यही कहा जाएगा कर्मधारय समास में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। आगे है द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत क्या आता है, देखो बच्चों, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन सा होता है, संख्यावाचक। ये कर्मधारय समास का ही उपभेद है। अधिकतर यह समाहारा अर्थ में होता है। अधिकतर किस में होता है, समाहारा अर्थ में। जैसे शब्द देखेंगे, जैसे त्रिभुवन है, अष्टाध्यायी है, इस तरह के अष्ट, त्रि, द्वय, शताब्दी, इस तरह से जो शब्द आते हैं उसमें ये समझ लेना द्विगु समास है। जैसे त्रिभुवन हमारा समस्त पद है, इसका विग्रह बनेगा त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। शताब्दी का बनेगा शतानाम वर्षाणाम समाहारः। अर्थात इस समास में जो है समाहार जो है ये ज़्यादा भूमिका निभाता है। प्रत्येक शब्द में जो प्रथम हो वही जो है संख्यावाची होता है, वही द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है हमारा न्याय तत्पुरुष। देखो अगला है हमारा न्याय तत्पुरुष। जब संख्या या सर्वनाम के आगे न, ये वाला न अव्यय आए वह न्याय तत्पुरुष कहलाता है। कौन सा, न अव्यय। जैसे अब्राह्मण, विग्रह हो गया न ब्राह्मण। अनस्व है, न अश्व है। अब आप देखोगे ये तो अब्राह्मण है और ये अनस्व है, तो ये दोनों कैसे आ गए। तो इसमें देखो नोट में बताया है मैंने, देखो जब स्वर से पहले न आता है, स्वर, स्वर जैसे ये है व्यंजन, ये है ए, ये स्वर है। जब क्या है स्वर से पहले न आए तो एन हो जाता है, एन ये वाला। और जैसे न अस्व है, यहाँ पर अस्वर है बच्चों, तो न आ गया, तो इसका बन गया अन, अन अस्व, अनस्व है। और जब न के बाद कोई व्यंजन आए तो न हो, न को ए हो जाता है। जैसे यहाँ बै व्यंजन है तो यहाँ पर न को ए बन गया है, ए ब्राह्मण। ये था हमारा न तत्पुरुष। अब आगे है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष में क्या है, देखो यदि पहला पद प्र आदि उपसर्ग में से हो तो वह प्रादि तत्पुरुष होता है। अब ये प्रादि तत्पुरुष क्यों होता है, इसका नाम प्रादि क्यों पड़ा, ये भी बात एक पूछने की है। तो देखो बच्चों, उपसर्ग प्र, नि, अति, सम, आ, वि, प्री, अव, अनु, ये उपसर्ग है और पहला स्टार्टिंग इसकी प्र की हुई है तो प्रादि तत्पुरुष बना दिया गया इसको। अर्थात प्र, नि, अति, सम, आ, वि, परि, अव, अनु इत्यादि अगर उपसर्ग आए तो वह क्या होता है, प्रादि तत्पुरुष कहलाता है। जैसे प्राचार्य,
प्रगतः आचार्य, निर्ग्रह निर्गत घ्रात, अति मर्यादा अतिक्रांत मर्यादा। अब इसमें एक बात और है बच्चों कि इसमें पद नपुंसकलिंग न हो, अर्थात पद या शब्द जो है या तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो, तो वहाँ पर प्रादि तत्पुरुष कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बहुवीर्य समास। देखो बच्चों, बहुवीर्य समास में क्या होता है, देखो जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, अपितु कोई अन्य पद प्रधान हो। अन्य का मतलब ना मैं ना तू, कोई अन्य तीसरा आदमी, उसकी प्रधानता जो हो वह बहुवीर्य समास होता है। जैसे देखो इस समास में अन्य पद जो है वो संज्ञा को दर्शाता है, अर्थात कोई वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम है या कोई भी नाम है वो संज्ञा दर्शाता है, तो वह अन्य पद जो है संज्ञा को दर्शाता है। जैसे पीतांबर, पीतानी अम्रानी यस्य, क्या है यहाँ पीतानी अम्रानी यस्य से, अर्थात पीतांबर तो हो गया है, फिर पीतानी अम्रानी यानी कि पीले कपड़े, यस्य से का मतलब किसी और के, जिसके पीले कपड़े हों, अर्थात पीतानी पीले कपड़े, अम्रानी मतलब अंबर, पीले जो है अंबर हों, कपड़े हों, वह कौन, वह अन्य पद को दर्शाता है। यहाँ पर अन्य पद हो गया कृष्ण, यानी कि वह कृष्ण जो पीले कपड़े पहन रहा है वह अन्य पद को दर्शाता है। चक्रपाणी, चक्रम पाणव यस्य से, ये देखो यस्य से, ये भी जो है हमारा अन्य पद को दर्शाते हैं। अन्य पद कौन हुआ, विष्णु। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो है केवल समास, केवल समास में हम कौन सा, संस्कृत में हमारा केवल समास है, इसमें हम कौन से नियम बताते हैं, जो नियम तत्पुरुष द्वंद्व और बहुवीर्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो इनके विषय से बाहर हैं, वे कुछ नियम हैं जिनको जो है केवल समास कहलाते हैं। उन नियमों को देखकर जो है उन्हीं नियमों को क्या है से जो समास बनता है वो केवल समास कहते हैं उसको। जैसे भूतपूर्व, पूर्व भूत, अभूतपूर्व, पूर्व अभूत, अर्थात देखो पूर्व पहले आ गया, ये पूर्व, इसमें पूर्व बाद में है, ये बाद में है, इसको उल्टा करके लिख दिया पूर्व भूत, पूर्व अभूत, अर्थात ये ना तो तत्पुरुष के नियम है, ना द्वंद्व के नियम है, ना बहुवीर्य के नियम है, इसलिए यहाँ पर केवल समास है। धन्यवाद।